हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जीके जी श्रृंखला बात किया जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग भारतीय इतिहास बात किया जा रहा है। भारतीय इतिहास में आप देखेंगे कि प्राचीन काल बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, लगभग में ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो प्राचीन काल हम लोगों ने लगभग में समाप्त कर लिए हैं और हम लोग जो आखिरी स्टेज में है कि बहुत जो छोटे मोटे राज्य हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसके बारे में हम लोग बात किया जाए। अभी तो पूरा नहीं हुआ है, एक दो लेक्चर में और भी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो सारे पुस्तकों से आप लोग नोट डाउन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि उससे प्रश्न बन जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बन जाते हैं, मिलान करने के लिए प्रश्न बन जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कूट की सहायता से प्रश्न बन जाते हैं। तो पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में हमेशा याद रखिएगा। तो आज पहला पार्ट है पुस्तकों को लेकर, अभी एक दो पार्ट और आ जाएंगे तो उसमें आप लोगों का सारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 2-3 लेक्चर में आप लोगों का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग मध्यकालीन भारत में पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि 15 सितंबर 2025 से यहाँ पर यूपीएससी के लिए एक विशेष सत्र चलाने की बात की जा रही है और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को निःशुल्क देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो तैयारी करने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी करने वाले हैं, तो उनको आप लोग बताइए और उनको भी जोड़िए चैनल से। और यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगे बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी यूपीपी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बैच होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बैच होगा। तो वहाँ पर आप लोग जुड़ते रहिए और अपने सुझाव देते रहिए और कमेंट करते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसा लगा, कैसा कोई कमियाँ हैं, क्या सुधार करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप लोग बताएँगे तो वहाँ पर उसको सुधार करके और भी बेहतरीन तरीके से उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत के ग्रंथ और लेखक। ठीक है, तो प्राचीन भारत में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसके लेखकों के बारे में हम लोग बात करेंगे और जो उनके जो चीज़ें जानने वाली होंगी उसको हम बता देंगे। ठीक है, फिर पहले देखिए कि अष्टाध्यायी के बारे में बात करें। सबसे पहले तो ये अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, व्याकरण की पुस्तक है और इसकी बात आप देखेंगे कि इस पर एक टीका लिखा गया था महाभाष्य का। ठीक है, महाभाष्य का टीका लिखा गया है पतंजलि के द्वारा, उस पर हम पहुँचेंगे। तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया था और व्याकरण की पुस्तक है। ये आप देखेंगे कि घनानंद के समकालीन माने जाते हैं। किसके? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के समकालीन ये माने जाते हैं या महापद्मनंद के। ठीक है, तो नंद वंशों के शासनकाल से यह संबंधित है और उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, व्याकरण से संबंधित ये पुस्तक है। इसके बाद रामायण के बारे में बहुत लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, महाभारत के वेद व्यास हैं। फिर यहाँ से देखिए कि अष्टसहस्त्रिक सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र और माध्यमिक सूत्र। ठीक है, अष्टसहस्त्रिक सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र और फिर उसके बाद माध्यमिक सूत्र जो है ये रचना जो है नागार्जुन की है। ठीक है, नागार्जुन की। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नागार्जुन की। फिर उसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस में देखेंगे कि मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्यों के बारे में, मौर्यों की जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जानकारी। ठीक है, मौर्यों की जानकारी स्पेशली जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मुद्रा राक्षस में जानकारी मिलती है। ये विशाख दत्त की पुस्तक है। फिर उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम, ये आप देखेंगे कि विक्रमादित्य से संबंधित है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और इसकी पत्नी एक है ध्रुव स्वामिनी करके। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी करके एक पत्नी है और देवी चंद्रगुप्तम उसी पर नाटक लिखा गया है, वो भी विशाख दत्त की है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद बुद्धचरित, फिर उसके बाद सारिपुत्र प्रकरण, सूत्र अलंकार, वज्रसूची, सौंदरानंद। ठीक है, और फिर उसके बाद सद्धोत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बुद्धचरित से लेकर बुद्धचरित हो गया, सारिपुत्र हो गया, सूत्र अलंकार, वज्रसूची हो गया, फिर सौंदर्यानंद हो गया, श्री सद्धोत्पाद हो गया। ठीक है, सद्धोत्पाद हो गया। और इसी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सौंदर्यानंद जो है रचना किसकी है और बुद्धचरित। ठीक, कभी कभी सारिपुत्र प्रकरण के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी रचनाएं जो है अश्वघोष की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अश्वघोष की है कि बुद्धचरित अश्वघोष की, सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की, सूत्र अलंकार वज्रसूची वो भी अश्वघोष की है, सौंदर्यानंद वो भी अश्वघोष की है, सद्धोत्पाद वो भी अश्वघोष की रचना है। ठीक है, और सारिपुत्र में यहाँ पे देखेंगे कि बुद्धचरित में बुद्ध के जीवन से संबंधित चीज़ें हैं। सारिपुत्र में देखेंगे सारिपुत्र जो है माता बुद्ध के प्रिय शिष्यों में थे, तो उनके जीवन के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है जानकारी। फिर उसके बाद देखिए सौंदर्यानंद है और सद्धोत्पाद है। फिर उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र, मौर्य काल से संबंधित ये पुस्तक है, मौर्य काल। ठीक है, इसमें मौर्यों के प्रशासनिक शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। यह रचना है चाणक्य, इनको कौटिल्य भी बोला जाता है। ठीक है, कौटिल्य
और इनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त जो है इनके बचपन का नाम माना जाता है। ठीक है, बचपन का नाम माना जाता है। फिर इसके बाद देखिए इंडिका, ये भी मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। यह पुस्तक मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज क्या है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, निकेटर का राजदूत है। और यह किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और यह कहाँ का था? मिस्र का था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ का था? मिस्र का ये व्यक्ति था, मेगास्थनीज। फिर इसके बाद देखिए पृथ्वीराज रासो, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत देखने को मिलते हैं वो पृथ्वीराज रासो में मिलते हैं। किससे संबंधित है? राजपूत उत्पत्ति का सिद्धांत है इसमें। ठीक है, राजपूत उत्पत्ति के यहाँ पर सिद्धांत देखने को मिलते हैं पृथ्वीराज रासो में, चंद्रवर्धाई की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और पृथ्वीराज चौहान पर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में यहाँ पर दिया जाता है, उससे संबंधित उसके शासनकाल से। और इसमें राजपूत की उत्पत्तियों के सिद्धांत मिलते हैं। और यह पुस्तक जो है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पर दिया जाता है। पृथ्वीराज तृतीय, इसी को पिथौरागढ़ भी, पृथ्वीराज पिथौरा भी बोला जाता है, पिथौरागढ़। ठीक है, तो यहाँ पर पिथौरागढ़ इसको बोला जाता है। तो पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित है और इसी को पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पृथ्वीराज चौहान कौन है? जो तराइन के युद्धों में 1192-1191 में वहाँ पर लड़ा गया था, उससे ये संबंधित है। ठीक है, मोहम्मद गोरी के साथ इन्होंने युद्ध किया था 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने ही लड़ा था। राय पिथौरा इसको बोला जाता है, राय पिथौरा। ठीक है, राय पिथौरा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें जो है पुस्तकों से संबंधित है। वो जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो आप लोगों को बता दे रहे हैं, बाकी चीज़ें वहाँ पर नोट डाउन करते रहिए कि जो लेखक है और पुस्तक है। फिर इसके बाद देखिए कि महाभाष्य जो है अष्टाध्यायी पर टीका है और ये पतंजलि की है। ये भी व्याकरण की पुस्तक है, व्याकरण की। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्याकरण की पुस्तक है। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कवि कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतला, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंश महाकाव्यम, मालविकाग्निमित्रम। ये सारी रचना कितनी हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 रचनाएं आप लोग हमेशा याद रखिए, इससे प्रश्न बनाया जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं ये कालिदास की हैं। ठीक है, कालिदास की है। कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। ठीक है, कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय की जन्म की कहानी है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसी के बारे में पूछा जाता है। और ये कौन है? भगवान शंकर के पुत्र, भगवान शंकर के पुत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, शकुंतला वर्ष दुष्यंत। ठीक है, दुष्यंत, इनके प्रेम कहानी का वर्णन जो मिलता है वो अभिज्ञान शकुंतलम में मिलता है। विक्रमोर्वशीयम, ये शायद, ठीक है, शायद हम आपको बता रहे हैं कि शायद में है, ये कन्फ्यूजन है थोड़ा, तो ये भगवान राम से संबंधित है। ठीक है, तो रामायण से भगवान राम की जीवनी पर संबंधित विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि किस पर है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये शायद नहीं, विक्रमोर्वशीयम नहीं है, ये रघुवंश महाकाव्यम जो है ये भगवान राम पर संबंधित है। विक्रमोर्वशीयम नहीं, सॉरी, उसके पहले रघुवंश महाकाव्यम जो है ये भगवान राम पर संबंधित है, भगवान राम के जीवन से संबंधित है। विक्रमोर्वशीयम यहाँ पर चेक करें, शायद विक्रमादित्य से संबंधित है, जो विक्रमादित्य के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद मेघदूतम, मेघदूतम इससे संबंधित है कि एक प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी को जो सूचनाएं दे रही हैं कि वो कितने विरह में है, उसके वियोग में है, कितने विरह में है, वो सारी जानकारी इसमें देखने को मिलती है। कि एक प्रेमिका जो है बादलों के द्वारा संदेश पहुंचा रहे हैं अपने प्रेमी के पास कि वो कितने विरह में है उसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ऋतु संहार, मौसम संबंधी जो जानकारी मिलती है, यहाँ पर मौसमों से संबंधित ये महाकाव्य है, ये दोनों काव्य है, यहाँ पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद मालविकाग्निमित्रम, मालविका यहाँ पर देखेंगे कि मालविका है, मालविका और अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र, इनके प्रेम कहानी का वर्णन है, इनके प्रेम कहानी के मित्र। ये अग्निमित्र जो है ये पुष्यमित्र शुंग का लड़का है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का लड़का।
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग का लड़का जो अग्निमित्र है और एक मालविका नाम की वहाँ पर नायिका है, उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन मालविका अग्निमित्र में मिलता है। तो ये सारी बातें 7 पुस्तकों को आप लोग याद रखिए। कौन सी पुस्तक किससे संबंधित है ये भी आप लोग याद रखिए। तो ये सारी की सारी पुस्तकें जो है कालिदास से संबंधित है। फिर इसके बाद देखिए स्वप्न वासवदत्ता और प्रतिज्ञा यौगंधरायण, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है इन दोनों के बारे में कि किसकी पुस्तक है। स्वप्न वासवदत्ता किसकी पुस्तक है, प्रतिज्ञा यौगंधरायण किसकी पुस्तक है। ये दोनों पुस्तक जो है महाकवि भास की है। ठीक है, महाकवि भास की है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों पुस्तक जो हैं हर्षवर्धन की है, हर्षवर्धन की। अभी हम लोग पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो थानेश्वर का वर्धन वंश है उसके संबंध है। ठीक है, हर्षवर्धन का संबंध है ये पुस्तक नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनाया जाता है। फिर इसके बाद देखिए कि हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी जो रचना है ये बाणभट्ट की है। ठीक है, ये बाणभट्ट की है। और बाणभट्ट कौन है, ये हर्ष के दरबारी कवि है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दरबारी कवि है और इसीलिए इन्होंने हर्षवर्धन पर एक रचना लिखी, हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित में आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सीयूकी यात्रियों के राजकुमार। ठीक है, सीयूकी जो है यात्रियों के राजकुमार है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यात्रियों के राजकुमार। ठीक है, यात्रियों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है, वेनसांग को। ठीक है, वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। उसकी रचना जो है सीयूकी है। इसमें जितने भी भारत के भ्रमण की चीज़ें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद देखिए विक्रमांक देवचरित, यहाँ पे विक्रमांक देव भी लिख लीजिएगा, विक्रमांक चरित भी लिखेंगे वो भी हो जाएगा, विक्रमांक देवचरित भी लिखेंगे वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी मान्य हो जाएगा। फिर उसके बाद राजतरंगिणी, तो यहाँ पर विक्रमांक देवचरित की जो रचनाकार है वो विल्हड़ है। ठीक है, विल्हड़। और राजतरंगिणी के जो रचनाकार है वो कल्हड़ है। ठीक है, राजतरंगिणी के रचनाकार है जो कल्हड़ है। तो यहाँ पर कल्हड़ और विल्हड़ में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और ये कल्हड़ का, ये राजतरंगिणी में क्या है, कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कश्मीर का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अभी मान लीजिए कि ये थोड़ी सी पुस्तकों के बारे में है, तो ये कई रचनाकार के बहुत सारी पुस्तकें, तो उसको आप लोग याद रखिए, समझते रहिए। और अब आगे भी यहाँ पर 1-2 लेक्चर और आएंगे पुस्तकों पर, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। वहाँ पर पुस्तकों से संबंधित प्राचीन काल में जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी। और उससे ज़्यादा कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में पुस्तकों के संबंध में प्राचीन काल से नहीं पूछेगा, नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाते रहिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से लेकर चलिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 15 सितंबर 2025 से यूपीएससी के लिए एक स्पेशल बैच को लेकर चला जा रहा है। वहाँ पर आप लोग जो तैयारी करने वाले, जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, वहाँ पर वो लोग उससे जुड़ते रहें और अपने सुझाव देते रहें। कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा लगा लेक्चर, किस प्रकार से कोई कमियां हैं या गलत पढ़ाया गया है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग बताएंगे, सुझाव देते रहेंगे, तो उसको सुधार करके और भी बेहतरीन तरीके से उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।